हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो है यूपी टेट की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है। ये आप जानते हैं कि 29 और 30 जनवरी 2026 को आपकी यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित है। ठीक है, ये डेट आ गई है, लगभग कंफर्म डेट भी है। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर डिले होगा, लेकिन परीक्षा आपकी यूपी टेट की होगी, हर हालत में होगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके यूपी टेट के सिलेबस की। इससे पहले वीडियो में हमने आपको सीडीपी का और हिंदी का सिलेबस करा दिया था। ठीक है, सीडीपी और हिंदी का सिलेबस पूरा डिटेल में टॉपिक वाइज करा दिया था कि आप वो सारे टॉपिक अगर तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आज हम बात करेंगे संस्कृत की। हो सकता है ऊपर का आपको ना दिख रहा हो, तो ऊपर देखने की आवश्यकता भी नहीं, केवल यूपी टेट 2025 संस्कृत और 30 क्वेश्चन जो आते हैं, 30 MCQ लिखे हैं। देखिए, संस्कृत की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो संस्कृत में हम एक एक टॉपिक लेके आए हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, और यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग कहीं से नहीं बनते हैं। थोड़ा सा हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य से भी पूछ लेता है, अष्टछाप के कवि ववि, ये सारी चीज़ें। बाकी व्याकरण में सारा यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। अगर इतने टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें आप इंग्लिश लें कि संस्कृत, कन्फ्यूजन होती है कि हम इंग्लिश लें, ठीक है, या संस्कृत लें। देखिए, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, ठीक है, अगर इंग्लिश भी अच्छी है तो इंग्लिश लीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश नहीं अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर समस्या होती है इंग्लिश में, तो आप संस्कृत ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपको हिंदी से मदद मिल जाएंगी। बस थोड़ा सा वो संस्कृत में होते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ लिख रहे हैं अच्छे से तो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए सही है कि संस्कृत लीजिए, तो आपको डबल मेहनत नहीं पड़ेगी। कुछ टॉपिक हैं जो आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो चलिए सीधे हम आते हैं टॉपिक पे। यहाँ अगर आप इतने टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आपके 25+ नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे। है अपठित अनुच्छेद। ठीक है, आप सीटेट में देखते होंगे कि अनुच्छेद बहुत बड़े बड़े आते हैं संस्कृत के, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन अनुच्छेद से आपके आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। फिर आता है अगला संज्ञा प्रकरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। माहेश्वर सूत्र आप जानते होंगे, माहेश्वर सूत्र से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। आप कोई भी यूपी टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ बनेंगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। इन 14 सूत्रों को हमें याद करना होता है, क्योंकि सूत्र ही पूछे जाते हैं। 13वां सूत्र कौन सा है, 12वां कौन सा है, पहला कौन सा है, ऐसे पूछे जाते हैं संख्या में। और यहाँ पर प्रत्याहार से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला से आते हैं, और संज्ञा की परिभाषा भी यहाँ पर पूछी जाती है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में परिभाषा पूछी जाती है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करेंगे यहाँ पर संधि की। ठीक है, संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपकी हिंदी की संधि तैयार है तो इसमें संस्कृत में बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, बस इसकी परिभाषाएं याद करनी है संधि की। देखिए, संधि में सब आपकी स्वर संधि आती है। ठीक है, स्वर संधि आती है, व्यंजन संधि आती है, और विसर्ग संधि आती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो स्वर संधि से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं आपके स्वर संधि से, और यहाँ पर सीधे सीधे सूत्र पूछ लेता है संस्कृत में। संस्कृत का याद रखिएगा, संधि के सूत्र आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक हो गए। फिर अगला आता है समास। समास से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं, और एकदम संस्कृत में बनते हैं, वो पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे अव्यय के। अव्यय से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको अव्यय बताना होता है। पढ़े होंगे अव्यय, कुछ संख्या होती है, मुझे इस समय याद नहीं है, मेरी नोट्स थी, पता नहीं कहाँ है। लेकिन अब बात करेंगे अव्यय की संख्या, क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अव्यय भी आता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, यानी जितने भी टॉपिक हैं लगभग क्वेश्चन वहाँ से आपके बनते ही हैं। फिर हम बात करेंगे लिंग, वचन। लिंग और वचन में तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और काल का प्रयोग। काल जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पूरा अलग अलग पूछा जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए बनते हैं आपके लिंग से, वचन से। ठीक है, क्योंकि हिंदी में आप जानते हैं एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो उन चीज़ों को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है अच्छे से, इसीलिए टॉपिक आपको क्लियर किए जाने। फिर बात करेंगे उपसर्ग। बहुत ही आसान है उपसर्ग। ठीक है, ये आपका 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, इन्हीं को आपको पढ़ना होता है। बहुत ही आसान होता है कि आप उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में पढ़ते होंगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से फ्री में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रत्यय का। प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा टफ भी है। तो प्रत्यय की बात करें, एक आपका होता है कृत प्रत्यय। ठीक है, एक होता है तद्धित प्रत्यय, और एक आपका स्त्री प्रत्यय भी होता है। ठीक है,
लेकिन सबसे ज़्यादा आपके बनते हैं कृत प्रत्यय से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ले लीजिए आप कि प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कोई भी एग्जाम उठा के देखिए यूपी टेट का किसी भी साल का, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करेंगे वाच्य का। वाच्य भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वाच्य क्या हम पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य पढ़ते हैं, ठीक है, कर्मवाच्य पढ़ते हैं और भाववाच्य पढ़ते हैं। यहाँ पर या तो आपको पहचानने के लिए दिया जाता है, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ठीक है। या तो पहचानने के लिए दिया जाता है, या आपको दिया जाता है कर्त को कर्म में बदलिए, कर्म को कर्त में बदलिए, भाव को कर्त, ऐसे ये सारी चीज़ें बदलने के लिए दी जाती हैं। तो ये आपका वाच्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम बात करेंगे अलंकार। अलंकार से भी आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, अच्छी खासी मात्रा में आपके अलंकार से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा होता है, पढ़िएगा अच्छे तरीके से, विलोम भी पढ़ लीजिएगा, थोड़े कठिन कठिन शब्द भी। पर्यायवाची की बात करें, पर्यायवाची यानी कि समानार्थी, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, समानार्थी। अब बात करें यहाँ पर कारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से अलग होने के संबंध में, तो वो सारी चीज़ें कारक जो हम पढ़ते हैं संस्कृत में, तो हम कारक पढ़ते हैं 6 और विभक्तियाँ पढ़ते हैं 7, ठीक है। हमें ये 6 कारक पढ़ने हैं, 6 कारक और 7 विभक्ति, ठीक है। 7 जो है विभक्तियाँ आपको पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। यूपी टेट में सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यूपी टेट में याद रखिएगा। कारक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं, तो कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 कारक और 7 विभक्ति हम पढ़ते हैं यूपी टेट में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आती हैं संख्याएं। संस्कृत की संख्याएं 1 से 100 तक जो है संख्याएं पूछी जाती हैं संस्कृत में, तो बस आप 1 से 100 तक संख्याएं याद कर लीजिए, फिर आपको कुछ इसमें याद नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके पूरा टॉपिक वाइज अच्छे से बनाया गया है। ये सारा एक एक टॉपिक कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से कम बनते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेहनत आपकी दिख रही है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर संज्ञा की, ठीक है। संज्ञाएं, पुल्लिंग संज्ञाएं, जैसे कि हम देखते हैं वचन और विभक्ति यहाँ पर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, वचन और विभक्ति। हमें शब्द रूप यहाँ पर याद करना पड़ता है। आपने याद किया होगा रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, ये सारी चीज़ें। तो पुल्लिंग शब्द, कोई भी पुल्लिंग शब्द है उसके शब्द रूप वचन विभक्ति यहाँ पर पूछ लिया जाता है। कि मान लीजिए ऐसे पूछा जाएगा, राम शब्द का 2 वचन में पंचमी विभक्ति में कौन सा रूप बनेगा, ठीक है। पंचमी विभक्ति 2 वचन में कौन सा रूप बनेगा, इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें पूरा याद करना होता है, वचन विभक्ति ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, शब्द रूप भी लिख देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है। पुल्लिंग शब्द में हो गया, स्त्रीलिंग शब्द में, जैसे पुल्लिंग शब्द में आपका आ गया राम आ गया, दिनेश, कुछ भी आ गया पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग में भी आपका कोई शब्द आ गया, किसी का नाम आ गया, रमा आ गया, गीता सीता आ गया। नपुंसक लिंग में जैसे हमारा आ जाता है फल आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अकारांत पुल्लिंग, देखिए अकारांत का मतलब क्या होता है, यानी कि अंत में, अंत आ रहा है यहाँ पर, यानी जिसके अंत में आए। और पुल्लिंग शब्द ऐसा होना चाहिए जैसे होता है राम, ठीक है। देखिए राम के अंत में आ रहा है, पुल्लिंग शब्द है, तो ये अकारांत हो गया। श्याम लिख रहे हैं, अंत में क्या आ रहा है, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब होता है जिसके अंत में आए वो पुल्लिंग शब्द, उसके शब्द रूप विभक्ति वचन ये सारे याद करने हैं। फिर बात करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है, यानी कि वो स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आए, जैसे रमा, ठीक है, सीता, ये सारे शब्द आ गए, ठीक है। अब बात करेंगे अकारांत नपुंसक लिंग, जिसमें आ जाए, जैसे हो गया फल हो गया, ठीक है, पुस्तक हो गया। ऐसे शब्द जो हैं क्या आया, अकारांत आ रहा है अंत में, कौन सा, नपुंसक लिंग में, ठीक है। फिर बात करेंगे उकारांत पुल्लिंग में, जैसे गुरु हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर उकारांत स्त्रीलिंग में वधु हो गया आपका, ठीक है। ऐसे शब्द आ जाएंगे जिसके शब्द रूप आपको याद करने होंगे। फिर बात करेंगे इकारांत पुल्लिंग, यानी जिसके अंत में ई आ जाएगा वो पुल्लिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग, जिसके अंत में ई आ जाएगा स्त्रीलिंग, जैसे नदी, ठीक है। ऐसी चीज़ें हो गई। और बात करेंगे यहाँ पर ईकारांत नपुंसक लिंग, वैसे शब्द जिनके अंत में ई आ जाए और वो नपुंसक लिंग शब्द, नपुंसक लिंग वाले शब्द होने चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर ऋकारांत। ऋकारांत का मतलब जिसके अंत में री आ जाए, जैसे मातृ, पितृ, ठीक है, भ्रातृ। तो ये सारे शब्द जो आ जाते हैं उसका हमें शब्द रूप वचन विभक्ति सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा एक बार और। संज्ञाएं पूछी जाती हैं जिसमें वचन विभक्ति पूछी जाती है, शब्द रूप, जैसा कि हमने क्वेश्चन बताया, जैसे पूछ लिया गया आपका कि गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति में द्वितीय रूप कौन सा होगा, दूसरा वचन कौन सा होगा, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो सीधे सीधे हमें संज्ञाओं में याद करना है पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द, ठीक है,
आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, ऋकारांत और इकारांत नपुंसकलिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन आप मान लीजिए, यहाँ से बनते ही हैं क्वेश्चन। फिर अगला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम आता है, उसमें आपने हमेशा देखा होगा पेपर में अस्मद का रूप, युष्मद का रूप, अस्मद मतलब मैं, युष्मद मतलब तुम, ये होता है सर्व मतलब सभी। ठीक है, ये सारे रूप पूछे जाते हैं सर्वनाम शब्द में, सर्व, तद। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन ले लीजिए यहाँ से कि सर्वनाम में आपका अस्मद, युष्मद, सर्व, तद और बहुत सारे शब्द हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर विशेषण। विशेषण से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, विशेषण विशेष से। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे संस्कृत में बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ धातु की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो है आपका लकार पूछा जाता है। ठीक है, लकार हम जानते हैं कि लकार 10 होते हैं, लेकिन जो यूपी टेट में हमारे यहाँ पर लकार पूछे जाते हैं वो 5 लकार पूछे जाते हैं। शुरुआत के जो 5 लकार होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधलिंग लकार, यही लकार पूछे जाते हैं यहाँ पर। जैसे आपके आ गए, जैसे लट लकार में पठति का रूप हो गया, पठति पठता, पठंती पठस पठता, पठत पठामी पठावा पठामा, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ये आपको याद ही करने हैं रूप। ठीक है, ये धातु रूप आपको यहाँ पर धातु रूप पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे शब्द हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया है। और थोड़ा सा संस्कृत इतिहास में कोई कोई कभी कभी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, तो कभी कभी रचनाएं भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रीवियस पेपर सॉल्व करिएगा या कोई यूट्यूब पे किसी का भी देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, आप अगर सोच रहे हैं कि बैच लेने को या कुछ, अगर आपकी इच्छा है तो आप बैच लीजिए, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई भी है, आप लेंगे, उसमें कोई टीचर आपको समझ में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, अगर सिलेबस में आपको एक एक टॉपिक क्लियर है तो उस टॉपिक डालकर यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं, जिसका भी आपको समझ में आए और पूरा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यूपी टेट कोई कठिन नहीं है कि आप तैयार नहीं कर पाएंगे। और इसे हमें ऐसे पढ़ना है कि फिर सुपर टेट के लिए ना पढ़ना पड़े। और ये यूपी टेट आप जो है लास्ट एग्जाम मानिए, क्योंकि यूपी लास्ट ये मान के चलिए यूपी टेट अगर आपके हाथ से निकला तो ये लास्ट सुपर टेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम समझ के चलेंगे, ये आखिरी मौका है हमारे पास और बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही अभी हमारा बचा हुआ है अंग्रेजी का, ईवीएस का और गणित का, वो सब सिलेबस हम लेके आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं सिलेबस समझ में आया होगा। टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़िए, यूट्यूब पे डालिए टॉपिक, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके खुद से नोट्स होने चाहिए और खुद के नोट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी के नोट्स पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है, जो आप खुद से बनाते हैं वही मज़ा आता है। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, पीवाईक्यू केवल यूपी टेट का मत लीजिए, ऐसा लीजिए जिसमें आपके उत्तराखंड टेट भी हो जाए, जो जहाँ जहाँ भी टेट होते हैं, हरियाणा टेट होता है, सारे क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं ओवरऑल फंस जाते हैं इधर उधर। तो ठीक है, इतने टॉपिक हो गए हमारे, 18 हैं, लेकिन 18 के हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें, पुराने वीडियो देखते रहें। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ाई गई हैं। हिंदी पूरा पढ़ा दिया गया है, सीडीपी आपका लगभग पढ़ाया गया है, तो भी पढ़ सकते हैं। यूपी स्पेशल भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हमारे चैनल पर, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं जाके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।